बीजेपी की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि स्ट्रेटेजी इस तरह से रहती है, यानी नगर निगम का भी चुनाव हो उसमें भी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी जाती है। एमएलएज हों, एमपीज हों, मिनिस्टर्स हों, सब कैंपेनिंग जबरदस्त तरीके से करते हैं। तो यहां पर भी जो मिशन 80 है कहीं ना कहीं नजर तो उस पर है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि इस बार जो 2014 का प्रदर्शन था उससे भी बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। आप खुद देखिए कि जो अगर हम 2019 का चुनाव देखें तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, उससे एक स्ट्रेंथ बनती है उत्तर प्रदेश में इन दोनों पार्टियों को मिला के। इन दोनों पार्टियों में एक जहां मुस्लिम वोट है, यादव वोट है, दूसरी तरफ दलित वोट है बीएसपी का, ये मिल जाते हैं तो काफ़ी बड़ी संख्या में बहुत सारे जो वहां पर लोकसभा सीटें हैं वहां पर गणित बदल जाता है। लेकिन इस बार जो है समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है और बीएसपी अलग लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। जो बीएसपी है वो बहुत सारी सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक में डेंट डालेगी। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि राम मंदिर का पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा का मामला है, जिसके बाद बीजेपी का जो अपना संगठन है जो कि ब्लॉक लेवल तक जाता है और वो किस तरह से काम करते हैं, कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, ये भी हमने देखा है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि 2014 से बेहतर प्रदर्शन जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर सकती है। और राहुल, किस तरह से साधा जाता है तमाम लीडर्स को। हमने राजा भैया से बात की कल, उन्होंने साफ ये कहा कि जो वर्किंग स्टाइल है, कानून व्यवस्था जिस तरह से दुरुस्त की है योगी आदित्यनाथ ने, लिहाजा उनके दो जो लोग हैं उन्होंने वोटिंग की बीजेपी के पक्ष में। ओम प्रकाश राजभर हों, इवन मायावती तक जो है, कैसे उनको साधा जाता है वो उसके लिए पूरी तरह से तैयारी की जाती है। राहुल, बिल्कुल देखिए, वहाँ पे बीएसपी का जो एक विधायक था वो भी जो है राजा भैया के दो विधायक जो है उन्होंने, या एक एक विधायक को लेकर किस तरह से उन तैयारी की गई होगी ये भी दिखाई देता है। और देखिए समाजवादी पार्टी में भी टूट इतनी आसान नहीं थी। वहाँ पर किस तरह से चुने गए होंगे वो विधायक जिनका मन जो है बीजेपी के साथ है, या जो राम मंदिर के लिए अपने मन में श्रद्धा रखते हैं, उन विधायकों को अप्रोच किया गया होगा। बड़ा लंबा समय लगा होगा इस सारे ऑपरेशन में, ऐसा नहीं कि एक आध दिन में। और देखिए समाजवादी पार्टी को एक दिन पहले ही जब उन्होंने डिनर दिया था शाम को और पार्टी की बैठक बुलाई थी, उनको समझ आ गया था कि ऐसा होने जा रहा है। उनका चीफ विप तक जो है वो पाला पलट गया, वो रिजाइन दे के चला गया। तो काफी ज्यादा मशक्कत बीजेपी की दिखाई देती है इसमें। बिल्कुल अमित, अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या केवल वो 7 विधायक ही हैं या उनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनमें नाराजगी है? देखिए पंकज, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रैटेजी तैयार की, और ये स्ट्रैटेजी उस दिन तैयार हुई है जब सतीश महाना विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने निमंत्रण दिया सारे विधायकों को कि वो चले, उनके साथ बस में चलें और जाके भगवान राम के आशीर्वाद लें, राम दरबार में वो हाजिरी लगाएं। तो ऐसे में ये जो 7 विधायक थे, जाहिर तौर पर इनका नाम सामने आ गया है क्योंकि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। ये 7 विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाते हैं, सतीश महाना के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो अपने पार्टी की नीतियों की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उनका मन है जाने का। तो उसी दिन से इसकी पटकथा लिखनी शुरू हो गई। अभी इन 7 विधायकों के नाम सामने आए हैं क्योंकि इन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दिया है और बीजेपी को 7 से 8 वोटों की जरूरत थी। महाराजी प्रजापति वो नहीं पहुंची, इसका भी फायदा बीजेपी को मिला। समाजवादी पार्टी के विधायक है, पूर्व मंत्री प्रजापति की पत्नी है, तो जाहिर तौर पर इसका भी फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन क्या इन 7 विधायकों के अलावा भी और विधायक है जो राम मंदिर जाना चाहते थे और पार्टी की नीतियों की वजह से नहीं जा पाए? अब इस बारे में कयास लगाया जा रहा है। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव भी इस पर जरूर चिंता कर रहे होंगे, और अब जो उनके जो रणनीतिकार हैं उनके पार्टी के, चाहे वो अखिलेश यादव हो, और मंथन करना जरूरी भी है। और जैसा कि अमित बता रहे हैं कि 11 बजे आज अखिलेश यादव बैठक करने वाले हैं, उसमें वो क्या बोलते हैं उस पर सबकी नजर रहेगी। क्रॉस वोटिंग से उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव का नंबर गेम पूरी तरह से बदल गया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हार हो गई, बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई। जरा आपको समझाते हैं कि कैसे ये बड़ा उलटफेर हुआ है। 10 सीटों पर बीजेपी के 8, जबकि समाजवादी पार्टी के 3 कैंडिडेट्स मैदान में थे। ये हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्यसभा की स्थिति किस तरह से थी। बीजेपी के संजय सेठ और समाजवादी पार्टी के आलोक रंजन में सीधे सीधे मुकाबला था। बीजेपी को 8वें उम्मीदवार की जीत के लिए 8 वोट की जरूरत थी, समाजवादी पार्टी को तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए 2 वोट की जरूरत थी। और फिर कैसे खेल बदला, समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और राजा भैया की पार्टी ने बीजेपी को 2 वोट दिए, और साथ ही साथ बीएसपी भी साथ नजर आई खड़ी हुई बीजेपी के साथ। तो इस तरह से पूरा खेल बीजेपी ने बदल कर रख दिया। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी प्रत्याशी आरपीएन सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीतने का दावा ठोक दिया। ये एक संकेत है
कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश 80 में से 80 सीट मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है किस तरह डराया जाता था, धमकाया जाता था, जिस तरह का लूटपाट होती थी, भ्रष्टाचार होता था, जिस तरह की गुंडाई होती थी। अब इस राज्य में मोदी जी के हिंदुस्तान नए विकसित देश में और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है और पूरा देश विकसित होने के लिए तैयार है। ये हमें संकेत दे रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। चुनाव के लिए कितनी बड़ी जीत मान रही है इसको? बिल्कुल, ये जीत एक बम्पर जीत है और आने वाले समय में 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, ये इसका संकेत है। और राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की। इसके बाद समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर पैसे और ताकत का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। बेतहाशा धन इस चुनाव में बहाया और मैं समझता हूँ साम दाम दंड भेद जो कुछ संभव हो सकता था उसका इस्तेमाल किया। ये जनतंत्र के लिए बहुत घातक है। जिन लोगों को खरीदा गया हमारी पार्टी के साथ गद्दारी की, ऐसे लोगों के खिलाफ हम प्रभाव। और आइए अब सीधे रुख करते हैं शिमला का। आपको बता दें शिमला जो है वो ये जो और अब देखना होगा कि कितनी देर में अब हेलीकॉप्टर पहुंच रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल यहां पर लगातार है। टाइमिंग जिस प्रकार से दी जा रही है, अलग अलग टाइमिंग विधायकों को दी जा रही है हेलीकॉप्टर की लैंड होने की, तो वो शेड्यूल के हिसाब से सारी चीजें व्यवस्थित की गई हैं। तो कुछ देर में हेलीकॉप्टर पहुंच रहा है। ये हेलीकॉप्टर जो भी पहुंचा है ये दूसरा हेलीकॉप्टर जैस्मिन है। कुछ क्षणों में हेलीकॉप्टर पहुंच रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हलचल लगातार जारी है, लगातार तेज है। और अब उसी को देखकर अभी कुछ देर पहले जिस प्रकार धर्माणी ने कहा, कैबिनेट मंत्री जो हाल ही में बने हैं, बिल्कुल, तो ये तस्वीरों में देख रहे हैं आप, इस वक्त हेलीपैड पर मौजूद है हमारे सहयोगी और अभी एक हेलीकॉप्टर लैंड किया है और कुछ ही देर में जो विधायक हैं 6 विधायक उनके अलावा 3 इंडिपेंडेंट हैं, उनको लेकर कुछ ही देर में पहुंचेगा हेलीकॉप्टर शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। ठंड का मौसम लेकिन जबरदस्त सियासी गर्मी छाई हुई है। आपको बता दें अभी कुछ देर पहले गवर्नर से मिले हैं जयराम ठाकुर। उन्होंने ये कहीं ना कहीं आशंका जताई है कि जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं विधानसभा के, वो सस्पेंड कर सकते हैं और चूंकि व्हिप जारी हुआ है तो ऐसे में सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। तो कुछ ही देर में जो बागी विधायक हैं वो पहुंचेंगे शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। एक हेलीकॉप्टर पहुंचा है और कुछ ही देर में उम्मीद है कि जो दूसरे जो हेलीकॉप्टर है उसमें ये विधायक भी पहुंचेंगे, यानी फिर सीधे अब देखना होगा।